गुड इवनिंग दोस्तों, मैं सुरेंद्र पवार आपका स्वागत करता हूं गणेश स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल पर। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है भारत की शासन व्यवस्था का स्वरूप। भारत की शासन व्यवस्था का स्वरूप टॉपिक है भारत की शासन व्यवस्था का स्वरूप। और भारत की शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो यहाँ पर शब्द आ रहा है शासन। क्या शब्द आ रहा है? शासन। और इस शासन तक पहुंचने के लिए आपको एक छोटा सी एक एग्जांपल के रूप में एक चीज बताता हूं। आप उसको समझोगे तो आपको वो चीज इजी वे में समझ में आएगी कि जो पहले इंसान की बात करेंगे, जो इंसान था या आदमी था, वो इंसान या आदमी एकांतवासी था। उसका एक दूसरे के बीच में कोई प्रकार का लेना देना नहीं था। वो अपनी लाइफ एकांत के अंदर गुजारता था, एकांत के अंदर रहता था। उसको एक दूसरे से कोई प्रकार का लेना देना नहीं होता था। पर धीरे धीरे इस एकांतवास को समाप्त किया गया और आपस में क्या हुआ, जो लोग थे आपस में लोगों का एक दूसरे से मिलना हुआ। और लोगों का जब एक दूसरे से मिलना हुआ तो जब ये लोग मिले तो लोगों से क्या बन गया, एक समूह बन गया। जब ये लोग मिले तो क्या हो गया, इसका एक समूह मिल गया। क्यों बना? क्योंकि अकेला आदमी ये सब कुछ कार्य नहीं कर सकता है जो सामूहिक रूप से किए जा सके। इसी कारण से उन्होंने क्या किया, एक सामूहिकता की व्यवस्था को अपनाना शुरू किया। और सामूहिकता के रूप में रहते हुए पहले जो उनका जीवन था वो जंगली जीवन था, जिसके अंदर आपको कोई प्रकार का सिस्टम देखने को नहीं मिलता है, जहां पर कोई प्रकार का सिस्टम देखने को नहीं मिलता था। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों का समूह बढ़ना शुरू हुआ तो लोगों के अंदर क्या आना शुरू हो गए, शिष्टाचार के भाव शुरू हुए। दोस्तों, लोगों के अंदर शिष्टाचार के भाव आना शुरू हुए। और शिष्टाचार के भाव कब होंगे? जब एक दूसरे के अंदर क्या होगा, मेल भाव, आपस के अंदर क्या होगा, मेल जोल होगा, आपस के अंदर प्रेम भाव होगा, आपस के अंदर एक दूसरे के सहयोग की भावना होगी। तब जाके क्या होगा, कोई भी मामला प्रोग्रेस कर सकता है, वरना पॉसिबल नहीं है। तो धीरे धीरे लोगों के बीच में शिष्टाचार के भाव प्रारंभ होने शुरू हो गए। क्योंकि जब इंसान का जंगली जीवन था, और जंगली जीवन एकांतवास की बात करते हैं तो सिर्फ वो अपने अपने स्वार्थ में रहता था, वो सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि के अंदर अपने कार्य करता था। लेकिन जब स्वार्थ सिद्धि को समाप्त करके लोग सामूहिकता के रूप में रहना शुरू कर दिया, समूह के रूप में रहना शुरू कर दिया, तो उसके अंदर शिष्टाचारी जीवन रहना शुरू हो गया। एक दूसरे के बीच में मेलजोल की भावना बढ़ने शुरू हुई। और मेलजोल की भावना बढ़ने शुरू हुई तो धीरे धीरे कहने का मतलब है वो समूह, मतलब एक समूह की बात करेंगे, वो समूह जो था उस समूह के अंदर जब बात आती है तो अब उनके अंदर क्या करना था कि भाई वहां की सिस्टमेटिक तरीके से किसी व्यवस्था को चलाने के लिए या वहां की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए उनके द्वारा क्या किया जाता है, एक समझौता किया जाता है। उनके द्वारा एक समझौता किया जाता है। और यह समझौता इस प्रकार किया जाता है कि इस समूह में से ही क्या किया जाएगा कि एक ऐसे व्यक्ति को चुना जाएगा या ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो इस समूह के ऊपर क्या करेगा, अपना आधिपत्य कायम करेगा या अपना शासन करेगा। और धीरे धीरे उस व्यवस्था के अंतर्गत क्या आ गई, देवी सिद्धांत की व्यवस्था आनी शुरू हो गई। दोस्तों, देवी सिद्धांत की व्यवस्था आनी शुरू हो गई। और जब ये देवी सिद्धांत की व्यवस्था आनी शुरू हो गई तो अब बात आती है देवी सिद्धांत कहते किसको है। अब बात आती है दोस्तों, देवी सिद्धांत कहते किसको है। तो जो मैंने यहाँ पर कि भाई जिस व्यक्ति को कहने का मतलब इस समूह की बागडोर सौंपी गई और वो व्यक्ति क्या करता था, इन समूह को नियंत्रित करता था, इस समूह को नियंत्रित करता था। तो इस समय देवी सिद्धांत की व्यवस्था या एक किताबों में लिखे हुए मिलते हैं कि मनु को क्या करके राजा बना के भेजा गया और वो भगवान का प्रतिनिधि के रूप में मतलब राज्यों के अंदर प्रजा के ऊपर शासन करता था। तो अब वही देवी सिद्धांत होता था। और देवी सिद्धांत के अंदर ये समूह के जो लोग हुआ करते थे, वो समूह के लोग क्या करते थे,
इस जो व्यक्ति को राजा बनाया गया, जिस व्यक्ति को इस शासन व्यवस्था की बागडोर सौंपी गई, वो व्यक्ति क्या माना जाता था? भगवान का दूत माना जाता था। और इस भगवान का दूत माना जाता तो सीधी सी बात है, लोगों के अंदर जंगली व्यवस्था से धीरे धीरे उनके अंदर थोड़ा थोड़ा शिष्टाचार चेंज होना शुरू हुआ, धीरे धीरे उनमें बदलाव होना शुरू हुआ। तो धीरे धीरे उनमें बदलाव होना शुरू हुआ तो दोस्तों सीधी सी बात है कि अंधविश्वास की व्यवस्था उस वक्त भी कायम थी। और अंधविश्वास तो था ही, साथ ही साथ एक व्यवस्था इसमें यह कह सकते हैं कि उनके अंदर सीधी सी बात है आस्था के भाव भी थे, और साथ ही साथ टोटम व्यवस्था भी पाई जाती थी। टोटम व्यवस्था भी पाई जाती थी। अब देवी सिद्धांत की बात करेंगे तो देवी सिद्धांत मीन्स कि जिस व्यक्ति को समूह या प्रजा की जो बात करेंगे, प्रजा के ऊपर जो शासन करने वाला जो एक व्यक्ति होगा, वो एक व्यक्ति इस प्रजा के ऊपर शासन करता है, ठीक है कि नहीं है? तो उस प्रजा को क्या करना पड़ता है? उस राजा की कही गई बात का पालन करना पड़ता है, उस आज्ञा का पालन करना पड़ता है। अब वो उस आज्ञा का पालन करेंगे, और क्यों करेंगे? क्योंकि अगर सीधी सी बात है भगवान के द्वारा भेजा गया दूत, और भगवान के द्वारा भेजा गया दूत है, ठीक है कि नहीं है? तो प्रजा की शासन व्यवस्था के अनुसार क्या करेगा? राजा की कही गई बात को मानेंगे, और राजा की कही गई बात को मानते हैं तो सीधी सी बात है कि भाई भगवान जो भी करता है अच्छा करता है, भगवान कभी भी बुरा नहीं करते हैं। और उसके अंदर एक शब्द आ जाती है, सब लीला भगवान की लीला है। संपूर्ण लीला जो है वो भगवान की लीला है, ठीक है कि नहीं है? तो इस लीला को ध्यान में रखते हुए जो भी राजा के द्वारा जो कर्म किए जा रहे हैं, अब वो कर्म कहने का मतलब है सदाचारी हो या दुराचारी हो। अगर वो सदाचारी है तो कहने का मतलब है उस प्रजा के लिए बहुत हित की बात है। अगर वो कदम दुराचारी होते हैं तो वो राजा जो क्या हो रहा है, उस व्यक्ति के रूप में उस प्रजा को दंड देने के लिए आया है। तो इस प्रकार से क्या होती है, धीरे धीरे क्या हो रही है, इन लोगों के बीच में शासन व्यवस्था के बीज बोने शुरू हो जाते हैं। शासन व्यवस्था के बीज बोने शुरू हो जाते हैं, और इन्हीं के बीच में क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, लोगों के बीच में जो इतनी चीजें मैंने आपको बताई, इन सब चीजों के अंदर शुरुआत होती है राजनीति की। दोस्तों इसी के साथ शुरुआत होती है राजनीति की। और आपको मैं एक बात बता देता हूं, हर किसी भी व्यवस्था में इसके भाव देखने को मिलेंगे। राजनीति सबसे महत्वपूर्ण भाग देखने को मिलती है। किसी भी सेक्टर में चले जाओ, आपको हर जगह यह चीज मूलभूत भाव से देखने को मिलेगी। भले आप शिक्षण संस्थान में चले जाओ, भले आप प्राइवेट जॉब के अंदर चले जाओ, भले आप सरकारी नौकरियों के अंदर चले जाओ, XYZ कोई भी किसी भी कहीं पर भी जाओगे, आप घर के माहौल के अंदर भी इस चीज का विद्यमानता के रूप में आप इस चीज को पाओगे। तो सीधी सीधी बात है कि भैया हम जहां भी रहेंगे तो राजनीति वहां पर विद्यमान रहेगी। और इसी राजनीति, इसी के साथ क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की शुरुआत होती है दोस्तों। इसी के साथ पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की शुरुआत होती है। और महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक हॉब्स, लॉक, रूसो, प्लेटो वगैरह वगैरह बहुत से ऐसे राजनीतिक विचारक जिनके द्वारा क्या बताया गया, शासन व्यवस्था के स्वरूप बताया गया, ठीक है कि नहीं है? और उसके अंदर क्या होता है, एक महत्वपूर्ण बात करेंगे यूनान के, और यूनान से क्या होता है, नगर राज्य की शुरुआत होती है। और नगर राज्य की शुरुआत होती है तो यहां से राजनीति विज्ञान की शुरुआत हो जाती है। बस दोस्तों आपको ये ध्यान रखनी है कि भाई क्या था, लोग क्या थे, लोग थे, और लोगों के द्वारा क्या हो गया, जब एक साथ में रहने के भाव आ गए तो वहां पर एक राज्य का निर्माण हुआ। अब राज्य का निर्माण हुआ दोस्तों तो सीधी सी बात है, राज्य एक अमूर्त संस्था है। राज्य कैसी है, एक अमूर्त संस्था है। पर लोगों की जब बात की जाती है तो लोग तो मूर्त है, सीधी सी बात है। अब वो भले समूह हो, भले एक व्यक्ति हो, और इसके बीच में क्या हो गया, लोगों को
कंट्रोल करने के लिए, लोगों को कहने का मतलब सामान्य व्यवस्था के लिए चलाने के लिए क्या किया गया, सरकार का निर्माण किया जाता है। और सरकार किसके द्वारा चलाई जाती है, लोगों के समूह के द्वारा, कुछ लोगों के समूह के द्वारा चलाई जाती है। और ये भी दोस्तों किस प्रकार की मामला हो जाएगा, एक मूर्त संस्थान की व्यवस्था की शुरुआत हो जाएगी। और यहीं से अपने राजनीति विज्ञान शासन व्यवस्था के शुरू की शुरुआत होती है। यहीं से शासन व्यवस्था की शुरुआत होती है। दोस्तों ये जो मैं कहानी बता रहा हूं, ये कहानी कहने का मतलब है कि राजनीतिक विज्ञान जब पढ़ते हैं तो इसके अंदर इसी से कहने का मतलब ऐसे ही राजनीति विज्ञान की शुरुआत होती है। और आज जो शासन व्यवस्था के विरुद्ध जो आप विभिन्न स्वरूप देखने को मिलते हैं, ये सभी स्वरूप की व्यवस्था इसी के बागडोर से शुरुआत होती है। और यही से हमको पता चलता है कि राज्य की शासन व्यवस्था क्या है और किस प्रकार की शासन व्यवस्था के आधार पर राज्य की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, शासन व्यवस्था के अंदर बड़े तौर पर आपको वहां पर लिखा हुआ मिलेगा अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, संसदात्मक शासन व्यवस्था। तो ऐसे करके आपको विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्था के बारे में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि शासन व्यवस्था के अंदर क्या सिस्टम है क्या नहीं है। तो यहाँ पर तो मैंने सीधा भाग दे दिया, पर दोस्तों जब पढ़ेंगे तो इसके अंदर भले कोई भी देश हो, देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, दोस्तों देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, अब देखो विश्व के अंदर कोई भी देश हो, मैं वापस बता देता हूं, देश के अंदर क्या होता है, लोग हैं। और राजनीति विज्ञान के अंदर शब्द कहां मिलते हैं, राज्य। राज्य के अंदर लोग हैं और लोगों को चलाने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। और सरकार के अप्रबल शब्द हैं शासन, याद रखना, सरकार, शासन व्यवस्था, ये सब चीजें कहने का मतलब है आपको देखने को मिलती है, ठीक है कि नहीं है। अब इसके जो विभिन्न रूप हैं वो अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस किस प्रकार की शासन व्यवस्था होती है, कैसी होती है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों ध्यान रखना, क्योंकि कहीं पर भी कहने का मतलब है लोग होते हैं और लोगों को सही ढंग से सिस्टमेटिक तरीके से चलाने के लिए क्या होता है, राज्य। और राज्य के अंदर क्या बनाई जाती है, सरकार बनाई जाती है। तो दोस्तों मिलते हैं इसके साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा बाय।